सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की वापसी में अब सिर्फ 24 दिन का वक्त बचा है और नून लीग के तमाम ही सीनियर रहनुमा उनकी वापसी का इब्तदाई प्लान बता रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां और लाखों लोगों का मजमा वहां पर जमा करने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन जिस वक्त ये सारी तैयारियां चल रही हैं उस वक्त नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से चंद रहनुमा पार्टी की क़यादत से और पॉलिसी से और फिर गुज़िश्ता हुकूमत यानी PDM की कारकर्दगी से इख्तलाफ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पिछले 16 माह में जब हम हुकूमत में रहे तो हमने कोई इस्लाहात नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाने का इस वक्त तक सोच रहे हैं और ख़ुद मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का एक कहना है कि वो शाहिद खाकान अब्बासी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये पार्टी बनाने पर राज़ी हो जाएँ। तो बहुत सारे और अहम तरीन रहनुमा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इसमें शामिल हो सकते हैं और ये वो नई जमात होगी जो कि उसको वाज़े होगा कि उसको करना क्या है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को शायद ये वाज़े ही नहीं इन लोगों के मुताबिक कि उन्हें करना क्या था। इन तीनों रहनुमाओं का इस वक्त मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता हुकूमत में सियासतदानों के मसले तो हल हुए लेकिन अवामी मसाइल की किसी ने बात ही नहीं की और नई पार्टी की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं ख़ुद शाहिद खाकान अब्बासी रोज़ाना अपने TV इंटरव्यूज़ में ताकि मकसद वाज़े हो, पाकिस्तानियों के मसाइल की बात हो सके। चूँकि इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सिर्फ अपने अपने मसाइल हल करने में लगी हुई हैं और इख्तिदार में आकर वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के क्या मसाइल हैं और उन्हें किस तरीके से हल करना है। तो जब ये गुफ्तगू हो रही है, चूँकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत मुतारिक रहे, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी की आला तरीन क़यादत के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की परफॉर्मेंसेस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और जो माजी में मिलकर हुकूमत की गई है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। तो अब इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में अली साहब नून लीग से भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब की इस वक्त ये कोशिश है कि ये इलेक्शन से पहले ये जमात बन जाए और फिर इसके प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ें, न सिर्फ वो लड़ें बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और जब इस लेवल के नाम साबिक वज़ीर आज़म एक पार्टी में शामिल होंगे तो फिर ज़ाहिर है और भी नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से इनमें शामिल हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों जमातों को कोई खतरा है इस नई आने वाली पार्टी से, अगर तो ये बन जाती है तो? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि इस वक्त उनकी तवज्जो है कि वो अवामी इश्यूज को एड्रेस करें और जो 16 माह की कारकर्दगी है वो ऐसी ना थी कि उसमें अवामी मसाइल को एड्रेस किया गया हो बल्कि वो लीडरान के मसाइल तो हल हुए। ये सारी बातें जो हैं, जो भी छोड़ना है जा रहा होता है या जो नई पार्टी बना रहा होता है या किसी नए घर की तलाश में होता है तो ऐसे इल्ज़ामात तो लगाते हैं कि जी कुछ नहीं हो पाया और कुछ नहीं कर पाए। और सबके पास ये मौके थे, सारे जितने भी लीडरान हैं जो अब नई पार्टी बनाना चाहते हैं, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो मुस्तफ़ा साहब सेनेटर भी रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। उनके पास ये सारा कुछ था कि वो पार्टी के अंदर बैठ के भी बात करते और एक पॉलिटिकली जो पावर पॉलिटिक्स है इस मुल्क की, वो पावर में थे, वो उस वक्त भी सारे मसाइल और उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते थे और उन पे आवाज़ भी उठा सकते थे, बात भी कर सकते थे। अब अगर टाइम गुजर गया है, अच्छा है बुरा है, वो बर्डन शेयरिंग करनी चाहिए उन्हें। अगर वो नहीं इसको मुनासिब समझ रहे तो उनका अपना ज़ाती फैसला है, उस पर वो कोई किसी भी शख्स के पाबंद तो नहीं है। पार्टियों के पाबंद तो होना चाहिए लेकिन किसी शख्सियत के पाबंद तो नहीं है। मैं अब उन पे क्या क्रिटिसाइज करूं और क्या उनके बारे में अच्छा बुरा कहूं। हमारे लिए वो कल भी काबिल एहतराम थे, आज भी काबिल एहतराम है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा जो है वो इस चीज़ में रही है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको मजबूत होना चाहिए, हमारी पार्टीज जो हैं उनको मजबूत होना चाहिए, अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक चलना चाहिए और उस पे अमल दरामद होगा मैनिफेस्टो पे तो फिर ही इसमें कोई तब्दीली आ सकती है। तो हम तो उन्हें वेलकम करते हैं जी। तो हसन मुर्तज़ा, आप कह रहे हैं कि अब चूंकि वक्त गुजर चुका, जब वो सिस्टम का पार्ट थे उस वक्त ये गुफ्तगू करनी चाहिए थी,
तो हसन मुर्तज़ा साहब, चूंकि वक्त गुजर चुका है इसलिए इन लोगों की बातों को हम संजीदा ना लें, या फिर ये क्या ही गलत रहे, यानी इनके बयानिए से आपको इख्तिलाफ है, या फिर चूंकि बहुत ताख़ीर से बात कर रहे हैं तो इसलिए अब उस बात की इतनी अहमियत नहीं हो सकती? देखें जी, वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं उनको इस हवाले से कभी ये नहीं कहूँगा कि उनका बयानिया गलत है या उनका वो नज़रिया गलत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने वो टाइम ज़ाया किया है जब वो कुछ कर सकते थे, जब वो इसमें अपना किरदार अदा कर सकते थे, वो टाइम उन्होंने ज़ाया किया है। वो उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए था। इन्हीं जज़्बात के साथ उस वक़्त उन्हें सामने आना चाहिए था और काम करना चाहिए था। अब उनका अपना फैसला है, अगर वो समझते हैं कि उस वक़्त वो नहीं कर पाए, अब वो डिलीवर कर लेंगे, तो उन्हें भी पूरा हक हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई पार्टी बनाएँ या जॉइन करें। वो उनका अपना फैसला है जी, उस पे मैं तो नहीं कोई भी एतराज़ करता। और हसन साहब, इसमें इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि इन लोगों के राब्ते अभी अपनी अपनी जमातों के दूसरे रहनुमाओं से चल भी रहे होंगे। आपसे या आपके किसी करीबी रहनुमा से कोई राब्ता हुआ इस सिलसिले में, या नून लीग से कोई ऐसी इत्तला आपके पास आई है कि उनके रहनुमाओं से राब्ते हुए हैं? क्योंकि एक पार्टी अगर बनानी है वो 2 या 3 लोग तो नहीं चला सकते, उसके लिए तो फिर शुरू में दर्जनों फिर सैकड़ों लोग चाहिए होंगे। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, ना ही मुझे इनके किसी राब्ते का इल्म है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का भी और दूसरे साहिबान का भी। PMLN से तो हमारा कोई वो इस किस्म का ताल्लुक नहीं है कि उनकी चीज़ें हमारे साथ शेयर की जाएं, और ना ही कोई मुस्तफ़ा साहब से है। गुजारिश ये है कि अगर आपके बकौल अगर इनके राब्ते मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि फिर तो ये ब्लैकमेलिंग है ना। फिर ये पार्टी वाली बात तो नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये शख्सियात ब्लैकमेलिंग करेंगी, ना ही उन्हें कोई इस किस्म की ज़रूरत है। उनके पास मौका था। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब जो थे वो स्पोक्स पर्सन थे चेयरमैन के, और इससे बड़ा और क्या ओहदा होना है। अगर उन्होंने वो ओहदा छोड़ा है, वो वहाँ रह के ज़्यादा ब्लैकमेलिंग कर सकते थे। मेरा नहीं ख्याल कि ब्लैकमेलिंग मकसद हो सकता है कुछ चीजें पार्टी ने उनके कहने पे ना की हों या ना मानी हों, और वो इस नाराजगी में उन्होंने अलहदगी कर ली हो पार्टी से। मैं उसको नेगेटिव आज भी नहीं समझता। वो एक हमारा एसेट थे और उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ रहना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ही उनकी तर्जमानी कर सकती है, और कहीं पे भी वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। मेरा ये ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि आज भी उन्हें पार्टी में वापस आना चाहिए। अच्छा, अब चलें इस सिलसिले में क्या पीपल्स पार्टी उनसे रब्ता कर रही है, आपस में कोई रब्ता है? ये मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन महमूद मौलवी साहब, ये 3 बड़े पाकिस्तान की सियासी शख्सियात हैं, बड़ी कद-आवर शख्सियात हैं। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़जाना, फिर बिलावल भुट्टो साहब के ख़ुद तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज़ साहब। तो ये आप लोगों की पार्टी ने नहीं इनसे रब्ता किया? वो तो खुद नई जमात बनाने का सोच रहे हैं, उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए, और आप लोगों की पार्टी भी नई नई बनाई गई है अभी। तो आपकी जानिब से नहीं इनको अपने पास आने की दावत दी गई? देखिए, मेरे ख्याल से ये बड़े अच्छे कदावर शख्सियात हैं, और सियासी जो है इनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं तो कहूँगा कि क्यों नहीं कि भाई इनको तो अगर अपनी नई पार्टी बना रहे हैं और इनके पास कुछ लोग अपने साथ हैं, तो वाई नॉट। उसकी वजह देखें, हो ये रहा है कि कुछ लोगों से डिफरेंसेस हो रहे हैं, और डिफरेंसेस अगर उसूलों पे हो रहे हैं और मुल्क के मफाद में हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनका पूरा हक है कि वो दूसरी पार्टी बनाए या दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें। और जो अगर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए डिफरेंसेस हो रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। मगर मुल्क के और आवाम के मफाद में डिफरेंसेस हैं, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कि देखें, मैं जो है अब्बासी साहब को असम्बली में मेरा बड़ा कम वक्त था, मेरी मुलाकातें कई दफ़ा हुई, और बड़े ही नॉलेजेबल, और जिसको मैं कहूँ कि वो ऐसी शख्सियत थे जिनसे काफ़ी लोग जो है मुतासिर थे असम्बली में, क्योंकि जो वो बातें करते थे, और जो वो बातें जो करते थे वो हमेशा जो है पब्लिक इंटरेस्ट में करते थे, जहाँ तक मैंने देखा। मुझे उनका पास तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर भी थे, मगर मेरी छोटी सी मुलाकातें रहीं, तो मैं तो यही कहूँगा।
अच्छा, तो महमूद साहब, लेकिन अब ये ज़ाहिर है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये अपने इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, अपनी शख्सियत की खातिर कर रहे हैं, या फिर ये मुल्क की खातिर कर रहे हैं? चूँकि हर सियासतदान बात तो मुल्क की ही करता है, और अब जो वो सवालात उठा रहे हैं तो वो अपनी अपनी पार्टी परफॉर्मेंसेस पर सवालात उठा रहे हैं, पिछली हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जब सिस्टम का पार्ट थे उस वक्त ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उस वक्त ये इस्लाहात लाने के लिए जोर क्यों नहीं दिया, वो वक्त क्यों ज़ाय किया? फिर उसकी मैं वजह बताऊं। देखिए, हम सब डेमोक्रेटिक पार्टी कहलाते हैं, ठीक है ना, मगर बदकिस्मती से डेमोक्रेसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस वक्त अब तक नहीं है। अच्छा। टेक्निकली डिक्टेटरशिप है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ही है ना। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, क्या उसको भी शामिल कर लें? अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो अभी छोटी पार्टी है। अल्टीमेटली अगर ये भी डिक्टेटरशिप ही करेगी तो नई पार्टियां मेरे ख्याल से आनी चाहिए। उसकी वजह ये, अगर इस्तेकाम में भी डिक्टेटरशिप होगा तो फिर हम डेमोक्रेसी की क्या बात कर रहे हैं। इसलिए अब तक, मैं आज की बात कर रहा हूँ, अब तक यहाँ पे बिल्कुल इस्तेकाम पार्टी में डेमोक्रेसी है। हम बैठते हैं, चीज़ों के इश्यूज पे बात करते हैं और आगे चलते हैं। कोई उसकी वजह ये कि कोई क्यों, देखिए, डिक्टेशन और डिक्टेटरशिप उस वक्त आती है जब आदमी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो बदकिस्मती से वो डेमोक्रेसी को छोड़ के वो डिक्टेटर बन जाता है। अच्छा, ये पीटीआई में भी यही रहा, क्योंकि वो जो पार्टी रोल कर रही थी अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल थी। इमरान खान नहीं के इर्द गिर्द रोल कर रही थी। जितने लोग बैठते थे एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे। 90% लोगों ने कहा था कि हमें केपीके और पंजाब की असेंबलीज डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं आज टीवी पे कह रहा हूँ, मेरे भाई जो है वहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, 90% ने कहा कि जी डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, डिसॉल्व करनी है। लोगों ने कहा असेंबलीज में वापस जाना है, 80% लोगों ने कि हम लोगों को असेंबलीज में वापस जाने दिया जाए, नहीं दिया गया। तो इसमें डेमोक्रेसी कहाँ रही? और हम बातें सब डेमोक्रेसी की करते हैं। तो आप ये देखें ना, अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कम से कम अपनी पार्टी से तो शुरू करें, पार्टी के लोगों की तो सुने। फिर आप लोगों को हम भाषण देते हैं डेमोक्रेसी की, पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरा नजरिया। हाँ महमूद साहब, अब ये जो बयानियां हैं इन लोगों का इस वक्त, शाहिद खाकान साहब का, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का, मिफ्ता इस्माइल साहब का, कि ये पिछली हुकूमत नहीं परफॉर्म कर सकी, अवामी मसाइल की उन्होंने कोई बात नहीं की, तो ये बयानिए की हद तक ये बात दुरुस्त कर रहे हैं? आपका ख्याल है कि वाकई ऐसा ही रहा पीडीएम की हुकूमत? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पीडीएम ने बिल्कुल जो है डिलीवर नहीं कर सकी, और बल्कि इट वाज अ डिजास्टर। आप ये देखें, आज जो पीटीआई के लोग जो बातें कर रहे हैं उसकी वजह कि पीडीएम के लोग थे। अगर पीडीएम रिफॉर्म करती तो पीटीआई का जिस दिन, जब हमारी पीटीआई की हुकूमत गिरी जिसमें मैं खुद था, उस वक्त तो हमको, पीटीआई वालों को यह था कि अगले इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं होंगे। जब पीडीएम ने ये जो मजीद सत्यानाश किया तो लोग कहने लगे कि जी इससे पिछले वाले बेहतर थे, और कोई वजह नहीं है। आप देखें ना, परफॉर्मेंस नहीं थी, अच्छे फेसेस नहीं थे। अगर अच्छे फेसेस और परफॉर्मेंस हो, आवाम जो है इज नॉट बॉदर्ड कि लीडर कौन हो। आवाम कहती है कि हमारे मसाइल हल करें ना। आवाम को इससे कोई गरज नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है 21 को आए या 15 को आए या 10 को आए, या फलाने साहब जो है वो जो है उनका असासे क्या है। आवाम कहती है हमको क्या मिला। आप मेजॉरिटी में देखना, आज आवाम को मिला क्या है? बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई। ठीक है, अब इस पर हसन मुर्तज़ा साहब का मौक़िफ़ क्या ज़रा ये भी मैं जान। हसन साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़राब मौशी कारकर्दगी ने आप पीडीएम बनाने की वजह आप लोगों को पेश की और आप लोगों की उस सियासत को ज़िंदा रखा, फिर आप लोगों ने उनकी हुकूमत गिराई, जो कि अभी खुद महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी थी उसको तो कैंडिडेट्स नहीं मिलते, लेकिन आप लोग के उस हुकूमत गिराने के बाद वो एक विक्टिम कार्ड के तौर पर सामने आए और उनकी सियासत फिर से जिंदा हो गई। और आप लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि लोग अब यही कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बेहतर थी इस पीडीएम की गवर्नमेंट से। तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह आपने कहा कि तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी थी, अगर वही रहती और तो उनको आने वाले इलेक्शंस में कैंडिडेट्स ना मिलते, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह ही था जब पीडीएम ने इक़्तिदार संभाला और पीडीएम ने एक आईनी तरीके के जरिए उस हुकूमत का खात्मा किया और खुद वो आए। उस वक्त वो जो हमें चीज़ें मिली
विरसे के अंदर जो तबाह हाल इकॉनमी थी, जो महंगाई की सूरत हाल थी, उसको काबू करने के लिए हमने पीडीएम ने पूरी कोशिश की। उस पे जो आईएमएफ के साथ पिछली हुकूमत ने वादे किए और फिर उनसे मुनहरिफ हुए, जिसकी वजह से आईएमएफ का बर वक्त मुआहदा ना होना और सख्त शराइत पे वो मुआहदा होना, अगर वो ना उस वक्त हो पाता तो मुल्क दिवालिया हो सकता था। फिर उसके अलावा अगर आप देखें, उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हम बिल्कुल आलमी सतह पे आइसोलेशन में थे, हम ग्रे लिस्ट के अंदर थे। हम आईएमएफ हमें लोन देने को तैयार नहीं था क्योंकि हम उधर वादा और करते थे, यहाँ पे आके हम और कुछ करते थे। और फिर ये सारी चीजें अगर देखी जाए ना तो उसमें पीडीएम ने काफी अपनी कोशिश की, लेकिन अनपॉपुलर हुई, अनपॉपुलर फैसले थे। महंगाई जो है उसको वो ना रोक पाए, मजबूरी थी उस वक्त, ये सारे हालात चूंकि इस तरह के थे। और फिर आपने देखा कि जब ये इंटरम सेटअप आया तो इसमें भी स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू था, जिसमें चीनी स्मगल हो रही थी, जिसमें फर्टिलाइजर स्मगल हो रहा था, यहाँ तक के डॉलर्स जो हैं वो जा रहे थे आपके बॉर्डर पर। लेकिन हसन साहब इस इंटरम सेटअप में जो चीजें खराबी की तरफ गई, उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाइयां की और उसको वो अंडर कंट्रोल लाए। लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट में जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, जब डॉलर शूट कर रहा था, जब पेट्रोल प्राइस बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, तो पीडीएम ने कोई ऐसी उस वक्त कार्रवाई नहीं की कि वो चीज़ों को अंडर कंट्रोल लेकर आते, बल्कि वो रेट्स बढ़ते गए, महंगाई बढ़ती गई, आम आदमी पर बोझ तो बढ़ता गया आपके दौर में। देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले उन 3.5 पौने 4 साल के अंदर इदारे इतने कमजोर हो चुके थे कि वो नहीं संभल पाए। अब ये कार्रवाइयां जो हैं, स्मगलिंग रोकना, ये इदारों का काम है। आपके डॉलर को कंट्रोल करना, ये सारा इदारों का काम है। बिल्कुल बेशक वो हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है उसकी, और उसी के इदारे हैं, उसी ने इदारों को कंट्रोल करना होता है। लेकिन इदारों की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो वजीर आजम अगर डॉलर को कंट्रोल करना है तो ये वजीर खजाना या वजारत खजाना का ही काम है ना, और उस वक्त तो इसहाक डार वजीर खजाना रहे, और इसहाक डार तो जी मैंने वो पहले अर्ज किया जी कि हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन इदारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह अब वो काम करने लग पड़े थे, क्या उस वक्त उन्हें किसी वजीर आजम ने ये रोका था कि आप स्मगलिंग कंट्रोल ना करें? क्या किसी ने उनको रोका था कि डॉलर्स जो हैं उनकी अगर स्मगलिंग हो रही हो तो होने दें? लेकिन मुर्तज़ा साहब, यहाँ ये सवाल भी तो पैदा होता है कि क्या किसी ने उनको कहा था कि आप ये कर लें, ये हो रहा है? किसी ने निशानदेही की थी उस दौरे हुकूमत में? देखिए, निशानदेही करने वाले इदारों की तो मैं कह रहा हूं कि उनकी ज्यादा जिम्मेदारी थी। हमारी जो एजेंसीज थी उनकी जिम्मेदारी में भी शामिल था। वो बिल्कुल इस मुल्क के सलामती के इदारे हैं, वो अपना किरदार अदा भी करते रहते हैं। शायद ये कोताहियां सारी तरफ से थी, अतराफ से थी, और वो टाइम इतना कलील था कि इतनी मुद्दत में वो नहीं कर पाए। तो मैं उनकी कोई ये नहीं कह रहा कि उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं थी, और वो बिल्कुल बरियुल जिम्मा है, और वो ठीक है, और उनको उसकी सजा भी मिली। आप आज जो हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से वो अनपॉपुलर हुए, जिस तरीके से उनको आज अवाम ले रही है, उनसे अवाम जवाब मांग रही है, यहाँ पे सिर्फ ये है कि उनकी नाकामी से कोई फायदा ना किसी को पहुंचे। वो सारे अपने अपने गुनाहों के जवाब में हों, तो एहतसाब यही होता है। और ये अमल अगर जारी रहे, जमहूरियत का तसलसल जारी रहे, तो खुद ब खुद जो है वो चीजें दुरुस्त सिमत पे जाती हैं, और लोग भी जो हैं वो एक ऑटोमेटिक एहतसाब में आते रहते हैं। ठीक है, चलें। अब तमाम सियासी जमातें इस वक्त अब ज़ाहिर इलेक्शन में जा रही हैं, अपनी कैंपेन शुरू कर रही हैं। जो बयानिया इस वक्त सियासी जमातों का है वो हम बड़ा मुख्तलिफ देख रहे हैं। नून लीग का बड़ा सख्त बयानिया है, और अब उस बयानी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि वो एहतसाब की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट के नाम भी वो ले रहे हैं, उसमें कुछ जुडिशरी के नामों को भी वो ऐड कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एक बार बार एक शिकायत, एक एतराज़ कर रही है, और नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रही है। इनकी क्या हकीकत है और ये कितने फ़ायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर इस मौजू पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। महमूद मौलवी साहब, अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो महमूद मौलवी साहब, ये अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियों की एक फ़हरिस्त अब इब्तदाई जारी कर दी गई है और उसमें हम देख रहे हैं कि कराची की कुछ नशस्तें इसमें बड़ी हैं और न सिर्फ कौमी असम्बली की बल्कि सूबाई असम्बली की भी। तो अब 1 महीना ये तमाम अब मज़ीद लगेगा और उसके बाद फिर जो हतमी इलेक्शन का शेड्यूल है वो सामने आएगा। तो ये इब्तदाई जो हल्का बंदियों की रिपोर्ट है, इस पर तो कोई एतराज़ आपको, चूँकि खुद ज़ाहिर है आपने भी कराची में सियासत की है, तो उस पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं? मेरे ख्याल से मुझे भी कोई इतराज़ नहीं और किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि इधर नशिस्तें बढ़ेंगी। अब एतराज़ात आएंगे उन लोगों को जिनको ख़तरा होगा इस इलेक्शन में, वरना तो मेरे ख्याल से देखें बड़ी वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि भाई नशिस्तें बढ़ गई हैं, कराची का पॉपुलेशन बढ़ गया, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से नशिस्तें बढ़ी हैं। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि नशिस्तें भी बढ़ गई और जो है MPA की भी और MNA की भी। सही। और ज़रा इससे पहले हम जब ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ये हल्का बंदियों की तरफ जा रहा है, 90 दिन में इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहा, तो बार बार ये बात हो रही थी कि नशिस्तें तो बढ़नी नहीं हैं, तो फिर ये हल्का बंदियों के लिए इतना ज़्यादा वक्त क्यों लिया जा रहा है। लेकिन अब देखें कि हक़ाइक़ उससे मुख्तलिफ निकल कर सामने आ रहे हैं और नशिस्तों में बहरहाल इजाफा तो हुआ है, तो वक्त जो वो इलेक्शन कमीशन ले रहा था इसका मतलब वो जस्टिफाइड था। नहीं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड था। अभी इसके ऊपर एतराज़ात भी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसकी वजह देखिए, उन लोगों को पता था, जो लोग एतराज़ात कर रहे थे उनको पता था कि जी होनी है। देखिए, कुछ चीज़ें बदकिस्मती से हम लोग जो है ना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि जी इसमें जो है हकीकत क्या है। बदकिस्मती ये, जैसे जब निचकारी की बात आती है, मैं आपको इधर सिर्फ थोड़ा सा डाइवर्ट करूँ, निचकारी की बात आती है, हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि देखिए जी निचकारी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान स्टील नहीं चल रही है, मगर जो अपोजिशन में होता है वो आके ये कहता है नहीं जी इसको निचकारी में नहीं जाना चाहिए और बेरोज़गारी होगी, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, जबकि ये ठीक नहीं कर सकते, उनको खुद को मालूम है। तो मेरा कहना ये कि वही मैं हर वक्त ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों इश्यूज के ऊपर एक मिसाक है जिसको कहते हैं मईशत बनाना चाहिए कि इन इश्यूज के ऊपर जो मईशत को डैमेज करे, इसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे होना चाहिए। सही। चलें, नवीद हयात मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। अली गौर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अली गौर साहब, ज़रा थोड़ी सी मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक हमें गुफ्तगू करनी है प्रोग्राम के हिस्से में, चूँकि इस वक्त निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब वो पिछले रोज़ जो कुछ हो चुका, एक बयान, फिर उस पर आप लोग का रिएक्शन, फिर उस बयान की वजाहत, वो सब आपके सामने है। मियाँ साहब का बयानिया जो पहले था, क्या उसमें अब कोई बदलाव आ रहा है और न सिर्फ उस बयानिए से उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, इस निगरान हुकूमत के होते हुए मियाँ साहब की वापसी पर आप मुश्किलात अपने लिए, मियाँ साहब के लिए कुछ देख रहे हैं, या 21 तारीख को सब मामूल के मुताबिक होगा आपकी नज़र में? जी अली गौर साहब को आवाज़ आ रही है? चलिए अली गौर साहब को रिकनेक्ट करते हैं, गालिबन आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। नवीद हयात मलिक साहब, ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि अब मियाँ साहब को वापस आना 21 अक्टूबर को और हुकूमत ये कह रही है, निगरान हुकूमत के उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो अब कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई बनती है? क्या मियाँ साहब आते ही पहले कोट लखपत जेल में जाएंगे या फिर उन्हें मीनार पाकिस्तान जाने की इजाज़त कानून के मुताबिक मिल सकती है? क्या सूरत हाल आप बनती देख रहे हैं आगे? देखिए, मियाँ साहब को ये जो है, ये उनको ये रेमेडी हासिल है कि अगर वो आते हैं पाकिस्तान तो वो आते ही अपनी जो बेल है, प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांजिट बेल अप्लाई कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे बहुत सारे केसों में ये ऑलरेडी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि आदमी जो है इस्लामाबाद जो है एयरपोर्ट पे उतरने से पहले पिटीशन फाइल कर देता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट कहती है ठीक है, उसको एयरपोर्ट से कोर्ट आने की इजाज़त दी जाए, वहाँ तक गिरफ्तार न किया जाए, और जब वो कोर्ट पहुँच जाता है तो फर्दर उसको जहाँ पे मुतलका कोर्ट में जाना होता है वहां तक जाने के लिए उसको प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि वो यही तरीकाकार इख्तियार करेंगे। वो वहां से आएंगे तो पहले अपनी बेल अप्लाई करेंगे, प्रोटेक्टिव बेल लेंगे कि मैं अपने केसेस को फेस करना चाहता हूं, और उसके बाद वो मुतलका कोर्ट से भी रुजू करेंगे, और मीनवाइल वो मीनार पाकिस्तान जाएं या जहाँ पे भी जाएं, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा ख्याल है वो कानून का सामना करेंगे और उनको जो कानून के तहत रेमेडीज हासिल है वो उनको अवेल करेंगे।
ठीक है, तो अली गौर बलोच साहब, ये हुकूमत कह रही है कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कल खासी गर्मा गर्मी हो गई थी एक सरफराज भुट्टी साहब के बयान के बाद, उस पर आप लोगों का भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया। अब एक्चुअल इस वक्त सूरत हाल है क्या? एक तो मियाँ साहब का बयानिया और फिर मियाँ साहब की वापसी, कितनी मुश्किलात आपकी नज़र में पेश आ सकती हैं मियाँ साहब को? 21 तारीख तो वैसे अब तय हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो अली गौर बलोच साहब को आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी अली गौर साहब तक हम जी 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 अब आ रही है। जी 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 अली गौर साहब, अगर सवाल सुन सकें तो ज़रा आप काइंडली बताइएगा। जी जी बिल्कुल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को आ रहे हैं और इस वक्त पार्टी में और हमारे कारकुनान में बहुत जोश व खरोश है। ग्रास रूट लेवल पर तैयारियां उनके इस्तकबाल की शुरू हैं और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से आप देखेंगे कि अवाम उस दिन 21 तारीख को उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचे। और ये जो खबरें प्रोपेगेंडा बल्कि चलाया जाता है कि भाई नवाज शरीफ साहब शायद 21 से आगे तारीख चली जाएगी, वो नहीं आ रहा है, ये आपको 1-2 दिनों में मजीद ये चीजें दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी अनाउंस कर चुके हैं और बार बार अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन जो लोग उनके आने से खाइफ हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो नहीं आए। और दूसरी बात ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो कोई नया बयानिया नहीं है। ये वो बयानिया है कि पाकिस्तान की मईशत को तकलीफ देने का बयानिया है। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने का बयानिया है कि वो किरदार जो जिनकी वजह से पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इंतशार का शिकार हुआ, जिस कदम की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच गई, अगर हम उन किरदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, अगर हम उन चीज़ों को नजरअंदाज किए बगैर आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम मुस्तकबिल में भी वो नतायज नहीं हासिल कर सकते इन चीज़ों की। लिहाजा एक तो ये बात है कि जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ने तो हमेशा वो लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ज़रबे अज़ब जैसी मशक़ें की और मतलब है कि वो ऑपरेशन हुए उनके दौरे हुकूमत में और पाकिस्तान में अमन बहाल हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। चागी के मकाम के ऊपर जब मुल्क की सलामती और बका की बात आई तो इंडिया के मुकाबले में धमाके करके और अमेरिका के प्रेसिडेंट की ऑफर जो थी वो ठुकराई। ये वो लीडर है। तो मकसद है कि पाकिस्तान की आवाम को इस बात पर एतमाद है, जब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अक्सरियत के साथ आती है तो नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान के लिए डिलीवर भी करते हैं और पाकिस्तान की समझौता सलामती पर कोई समझौता भी नहीं। ठीक है अली गौर साहब, वो हुकूमत आने की तो बहुत आगे की बात है, पहले मियाँ साहब तो आ जाएं और फिर ये जो अब इस्तकबाल होगा वो जावेद लतीफ़ साहब वाला होगा, यानी सब मीनार पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और मियाँ साहब डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे, या फिर वो जो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कहा जा रहा था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से, 10 लाख लोगों का मजमा एयरपोर्ट जाएगा और फिर काफ़िले की सूरत में आएगा, कौन सा वाला इस्तकबाल करने की अभी प्लानिंग और तैयारी हो रही है? देखिए, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना है और ये कोई एक गली मोहल्ले की रैली तो नहीं है। भारत इसका फैसला तो पार्टी कायदीन ने करना है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तान के अवाम 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए हर गली, हर मोहल्ला, हर कौमी सूबाई हल्का में उस वक्त उसकी तैयारियां शुरू है। उस सिलसिला में कार्नर मीटिंग हो रही है, जलसे हो रहे हैं और अवाम जो है वो इस वक्त मोबिलाइज है और वो जाने के लिए तैयार है अपने उस कायद का। जाहिर है कि जब भी इस मुल्क में तरक्की आई है, इस तरक्की का दामन जो है वो नवाज शरीफ साहब की बात को समझा जाता है। ये एक मुसलमान हकीकत है। और अली गौर साहब, ये जो पब्लिक जाएगी उनको लेने, जो हज़ारों लाखों की तादाद में, वो फिर उनसे ये भी सवाल करेगी कि जो पीडीएम के 16 माह गुजरे, इसमें आपने अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अपने भाई को आपने वो टिप्स और वो तरक्की क्यों नहीं बताई जो अपने अदवार में आप इस्तेमाल करते रहें, चूँकि बकौल आपके मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। ये 16 माह पे जो सवालिया निशान है, जाहिर है कि जब इमरान या पीटीआई चेयरमैन वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था पाकिस्तान में, 2018 के इलेक्शन चोरी किए गए थे और उन चोरी किए हुए इलेक्शन के बाद जिस तरह से कि हमारे कायदीन को और हमारी पार्टी के लोगों को जेलों में बंद किया गया, 2-2, 3-3 साल जमानतें ना हुई,
पनामा का ड्रामा रचाकर अकामा के ऊपर सजाएं सजाई गई। तो उसके बाद उस हुकूमत ने ना सिर्फ दोनों हाथों के साथ पाकिस्तान को लूटा, बल्कि पाकिस्तान में एक जो है मतलब मायूसी की कैफियत पैदा की। तो उस 16 माह के अंदर जो हमारे पास राय थी वो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, मुख्तलिफ पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत थी। और 16 माह या 14 माह बड़ी कलील मुद्दत है। पहले भी आपको 13 में भी बड़े बड़े चैलेंजेस थे, लोड शेडिंग का चैलेंज था, दहशत गर्दी का चैलेंज था, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार होता है। और आपको पता सूबों में हुकूमत ही नहीं थी, ऊपर से रोज नए तमाशे, नए पाकिस्तान में इंतशार, 9 मई जैसे वाकयात और हर मतलब जहाँ ला कानूनियत हर तरफ थी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें IMF के साथ यानी सूबों में भी हुकूमत, अक्सरियत में भी हुकूमत, अक्सरियत के साथ आपकी जमात आए और फिर पूरी मुद्दत मिले तो आप कह रहे हैं कि ये मामला बेहतर हो सकते हैं। अब महमूद मौलवी साहब, इस पर आपकी क्या राय है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा? अक्सरियत के साथ अगर उनकी हुकूमत आएगी तो ये पाकिस्तान के हालात बदलने की जानिब क्या पहला कदम होगा आपकी नज़र में? देखिए, एक तो चीज़ मैं वाजे कर दूँ, अक्सरियत की हुकूमत के चांसेस 0% है, ठीक है ना, अक्सरियत। अच्छा, बिल्कुल वो आए और जो है उनका इस्तकबाल हो और जो है वो मीनार पाकिस्तान जाए और फिर जो है लोग वोट देंगे, जिसको इलेक्शन जो जीते वो हुकूमत में आएंगे और हुकूमत बनाएंगे। और जहाँ तक मेरे भाई कह रहे थे, देखिए अब 14 महीने की ये बात नहीं कर रहे हैं, ये जो 16 महीने गुजरे जितने भी है वो बात कर रहे हैं 2013 की। देखिए ये 16 महीने की जिम्मेवारी जिसको PDM को लेना चाहिए और ये जो है एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी गलतियां हुई है, हम नहीं संभाल सके। आज ये कहना कि देखें जी लॉ एंड ऑर्डर था और ये था, देखिए फिर हुकूमत का नाम क्या है? आप ये देखें 1 माह की ये जो हुकूमत है, ये इन 16 महीनों को ये कह रहे हैं कि चूंकि PTI के हुकूमत में बिगाड़ इतना हो गया था तो ये 16 माह की मुद्दत कलील थी। अब चूंकि आप तो उस हुकूमत में शामिल थे PTI की, तो क्या वाकई इस कदर बिगाड़ हो चुका था उन 3.5 साल में कि 16 माह में इसका सुधार मुमकिन नहीं था? देखिए मैं आपको बताऊं तो ये जो 16 माह का जो बिगाड़ है, ये जो नई इंडियन हुकूमत है ये 1 माह में कैसे कर रही है? आप मुझे बताएं, डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, स्मगलिंग रुक गई, आटे की कीमतें नीचे आ गई, घी की कीमतें नीचे आ गई, तो ये कैसे कर रहे हैं? आप ये देखें, जहां विल होता है ना वहां पर डिलीवर होते हैं। और जब अगर आपके पास विल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का पावर के लिए आप कर रहे हैं, टू बी इन पावर, तो फिर तो नतीजा यही निकलेगा। अब देखें, ये तो नहीं हो सकता कि हम ये 2023 में हुआ है इसका इल्जाम PTI पे दे देंगे। जहां पे PTI की गलतियां थी इसमें कोई दो राय नहीं। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में कोई खास काम नहीं किया, महंगाई हो गई थी, सब कुछ, इसमें मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ। मगर अगर उस वक्त महंगाई 20% हुई, ठीक है, तो ये 16 माह में 100% हुई है। फर्क ये है। ठीक है। अब ये महंगाई तो दायरे हर हुकूमत का इशू है। और नवीद हयात मलिक साहब, ज़रा एक आम आदमी के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कोई भी कमोडिटी प्राइस हो, वो अगर 100 रुपये से बढ़कर 220 पर जाती है और हुकूमत उसको वापस 180 ले आती है, तो ये कहा जाता है देखें 40 रुपये कीमत कम हो गई। हुकूमत ये क्यों नहीं बताती कि 80 रुपये बढ़ी भी तो है, जहाँ से इसका आगाज़ हुआ था, जहाँ से ये शूट किया था, उसको आप वापस लाएँ तो क्रेडिट आपको होगा। सिर्फ कमी का तो बताया जाता है, उसके बढ़ने की तो बात ही नहीं की जाती। सर, बदकिस्मती है जो हमारी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, ये बाकी हर चीज़ के खिलाफ एहतजाज करती है, लेकिन जब भी कोई महंगाई होती है तो वो कहते हैं कि जो चीज़ पहले मैं खरीद लूँ और उसके बाद बेशक महंगाई होती रहे। जब तक हम मुकम्मल मुतहद होके हम एहतजाज नहीं करेंगे महंगाई के खिलाफ, और इस पेट्रोल की प्राइस आप ले लें, बाकी आप चीज़ें ले लें, जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे तब तक कीमतें वापस अपनी जगह पे नहीं आएंगी। ये बड़ा आसान सा तरीका है कि एक जो चीज़ है वो 100 से 200 कर दें और उसके बाद कुछ अरसे बाद कहें वो 150 हो गई और कहें जी आपने देखे कितनी महंगाई कम कर दी। तो महंगाई तो कम नहीं हुई, अभी भी वो चीज़ आपने उस पहली प्राइस से आप समझे कि 50 रुपये आप ज़्यादा की फरोख्त कर रहे हैं। तो ये एक टेक्निक्स है जो ये चलाते हैं हुकूमत वाले, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें अवाम को मुतहद होना चाहिए
और जहां महंगाई के खिलाफ, बाकी तो नबी साहब, चीजों के खिलाफ जब सियासत शख्सियत परस्ती के गिर्द घूम रही हो, यानी सियासत का महवर एक शख्सियत हो, पार्टी कायद हो, तो फिर वो कौन निकलेगा उसके खिलाफ एहतजाज करने? अभी पिछली हुकूमत में तो 13-14 जमातें थीं, अब उनके फॉलोअर्स तो नहीं निकलेंगे उनके दौर में की हुई महंगाई पर? अगर हम चुपचाप करके ये इस तरह की बातें सहते रहेंगे, ये जुल्म सहते रहेंगे, तो फिर हमारा मुकद्दर यही है जो हमारे साथ हो रहा है। देखें, पहले भी कई दफा कहता हूँ कि हमें एक कौम बनना होगा। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, हम अपने अवाम के लिए, तब लोगों के लिए, वो एक ऊपर का एक तबका है जो सिर्फ अपने मफादात की खातिर कभी हुकूमत में होता है, कभी अपोजिशन में होता है। बेसिकली ये सारे एक ही है, मैं ये कहता हूँ। वो उनको तमाम फैसिलिटीज भी हासिल है, उनको पेट्रोल भी मुफ्त है, उनको चीजें भी मुफ्त है, उनको सब कुछ। चले नवीद साहब, पॉइंट आपका आ गया। अब अली गौर साहब, आखिर में आप ही बता दीजिएगा, मियां साहब के वापस आने के बाद अगर आपकी हुकूमत बन जाती है, कितना वक्त दरकार होगा एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कि मियां साहब आ गए और ये चेंज आपको नजर आ रहा है, महंगाई कम हो गई? 90 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, कितना टाइम चाहिए होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि उसमें चेंज तो फौरी तौर पर आना शुरू होंगी। और मियां साहब ने ये नहीं है, मियां साहब की जब भी हुकूमत आई है, पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ गए हैं, महंगाई की रेशो कम हुई है। इस पर टाइम लगता है, जाहिर है तो ये कोई T20 मैच तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मियां साहब की हुकूमत को स्मूथली चलने दिया गया तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर फिर एक दफा अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। ठीक है, चलें, पॉइंट आ गया अली गौर साहब, आपके फौरी तौर पर ये चेंज नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, महमूद मौलवी साहब, नवीद हयात मलिक साहब और पहले हिस्से में हसन मुर्तज़ा साहब भी प्रोग्राम के मौजूद थे। आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।